हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ दो क्वेश्चंस रह गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 18 और एक क्वेश्चन नंबर 19। ये दोनों क्वेश्चंस इंशाल्लाह आज हमारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम जाएंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 gentlemen and 2 ladies be seated at a round table so that the ladies are not together? Question mark. In how many ways will 3 particular gentlemen be next to each other? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है राउंड टेबल। तो जैसा कि मैंने आप सारे बच्चों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब राउंड की बात आ जाए या सर्किल की बात आ जाए तो हम यूज़ करते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन। क्या नाम है? सर्कुलर परम्यूटेशंस। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था n-1 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था कि 1- क्यों होता है जब हम सर्किल के अंदर अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट का मतलब परम्यूटेशन ही होता है। एनीवे, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और जैसा कि मैं आप बच्चों को हमेशा बताता हूं कि आप पूरा क्वेश्चन रीड करने के बजाय पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर फोकस कर लें, जब वो सॉल्व हो जाए तो फिर सेकंड पार्ट पर आए। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 18। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 gentlemen and 2 ladies be seated at a round table so that the ladies are not together? कहता है कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे कि जब आपके पास 4 जेंटलमैन हो। जेंटलमैन, अब जेंटलमैन की उर्दू क्या करेंगे? आदमी बोल दे बस। 4 जेंटलमैन और 2 लेडीज, तो टोटल हमारे पास हो गए 6। अब कहता है ये 6 लोग एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक राउंड टेबल बना दी। ये 6 लोग हैं। अब वो कहता है ये इस तरह बैठे कि ये जो 2 लेडीज़ हैं ये एक साथ ना बैठें। ये 2 लेडीज़ एक साथ ना बैठें। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम टोटल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट क्या है? टोटल कितने? 6। लेकिन क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन की बात हो रही है तो हम 6 फैक्टोरियल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे n-1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6-1 फैक्टोरियल। और 6-1 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब इस टोटल अरेंजमेंट का मतलब है कि जिस तरह भी बैठें, चाहे साथ में बैठें चाहे साथ में ना बैठें, टोटल अरेंजमेंट 120। यानी कि इसके अंदर ऑल टुगेदर एंड नॉट टुगेदर सारे के सारे आ गए। इस बात को आप जहन में रखें। तो टोटल अरेंजमेंट का मतलब होता है वो जो लेडीज़ हैं वो साथ में बैठ रही हैं, वो लेडीज़ साथ में नहीं बैठ रही, तो इन सब का जो टोटल है वो कितना है? 120। अब हम एक और सेटिंग करते हैं। हमारे पास टोटल हैं 2 लेडीज़। एक को हम कह देते हैं L1 लेडीज़ 1, एक को हम कह देते हैं L2 लेडीज़ 2, और इसको हम बना देते हैं एक ब्लॉक। क्या बना देते हैं? एक ब्लॉक। यानी कि अब ये एक ही है, ये 2 चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? एक ब्लॉक बन गया। हमारे पास जो जेंटलमैन हैं वो कितने हैं? जेंटलमैन, स्पेलिंग जेंटलमैन 4। तो अब आपके पास जब क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बन गई, एक ब्लॉक बन गया,
तो अब हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी, 4 ये और 1 ब्लॉक ये 1, तो 4 + 1 हो जाएगा 5। तो अब आप सर्कुलर परम्यूटेशन दोबारा लगाएं इसके ऊपर, क्या फॉर्मूला बनेगा, 5 - 1 फैक्टोरियल। ये आपने क्या किया, असल में आपने लेडीज़ को एक साथ बिठा दिया है, L1 L2 एक साथ बिठा दिया। जब एक साथ बिठाते हैं तो उसको बोलते हैं 1 ब्लॉक। तो अब आपके पास टोटल अरेंजमेंट क्या हो गई, 4 जेंटलमैन और एक ये ब्लॉक 5। क्योंकि ये सर्कुलर एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है तो इसलिए ये 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 फैक्टोरियल से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये जो 2 लेडीज़ हैं ये तो अपनी सीट चेंज कर सकती है ना। ये 2 लेडीज़ हैं, एक L1 है एक L2 है। ये भी तो हो सकता है कि ये एक लेडीज़ यहाँ चली जाए, यानी कि ये L2 हो जाए और एक ये L1 हो जाए। तो इनकी जो अपनी अरेंजमेंट है वो क्या है, 2 फैक्टोरियल। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 5 - 1 4 फैक्टोरियल। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास 48। ये जो 48 वेज आए, ये क्या है कि जब लेडीज़ क्या है एक साथ बैठी हुई है। लेकिन सवाल क्या है, सवाल है द लेडीज आर नॉट टुगेदर। तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ वेज व्हेन लेडीज सिट्स नॉट टुगेदर। ये जो आपके पास 120 आया था, ये क्या था, टोटल अरेंजमेंट। एक साथ बैठी भी हैं और एक साथ नहीं भी बैठी। तो अगर आप 120 के अंदर से माइनस कर देंगे 48, जो कि ये वो 48 है वेज हैं कि जब लेडीज़ एक साथ बैठी हुई हैं, तो अब 48 माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपकी रिक्वायरमेंट होगी। वेयर इज़ माई कैलकुलेटर, ये रहा। तो 120 में से 120 में से 48 गए, तो जनाब ये आ गए हमारे पास 72 वेज। ये है 72 वेज के जब लेडीज़ एक साथ नहीं बैठेंगी। इसका आंसर बुक में चेक करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट सही है। 18 का फर्स्ट पार्ट 72 आ गया जनाब, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो सॉरी सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि जब लेडीज़ एक साथ ना बैठें। आगे क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 जेंटलमैन एंड 2 लेडीज बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। और कहता है इन हाउ मेनी वेज विल 3 पर्टिकुलर जेंटलमैन बी नेक्स्ट टू ईच अदर। अब सवाल की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अब वो कहता है कि आप नंबर ऑफ वेज बताएं जब इन 4 टोटल जेंटलमैन कितने हैं, 4। इन 4 में से 3 पर्टिकुलर जेंटलमैन एक साथ बैठे हैं। बहुत आसान है। इसके लिए भी जब भी आपको साथ करना होता है तो आप एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो एक ब्लॉक बना लें। G1 मीन्स जी जेंटलमैन, जेंटलमैन 1, जेंटलमैन 2, जेंटलमैन 3। इसका हम बना लेते हैं एक ब्लॉक, एक ब्लॉक बन गया जनाब, एक ब्लॉक। अब टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगी, एक ब्लॉक तो ये है 1, लेकिन जेंटलमैन टोटल कितने थे, 4। 4 में से 3 पर्टिकुलर का आपने एक ब्लॉक बना दिया, तो एक जेंटलमैन तो बाकी बचा ना, वो यहाँ आ गया। लेडीज़ कितनी हैं, 2, तो कितना हो गया, 2 + 2 4। अब ये आपके पास आ गया 4। तो क्योंकि ये राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं तो इनके ऊपर सर्कुलर परम्यूटेशन लगेगी। 4 का क्या हो जाएगा, 4 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो 3 जेंटलमैन हैं, ये जो 3 जेंटलमैन हैं जिनको आपने एक साथ बिठा दिया, G1, G2, G3, ये 3 जेंटलमैन तो अपनी सीट आगे पीछे कर सकते हैं, तो इनकी अपनी अरेंजमेंट भी होगी। उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 फैक्टोरियल से।
दैट्स इट। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 4 माइनस 1 ये भी हो गया 3 फैक्टोरियल। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल क्या हो गया जनाब 6, 36। तो टोटल 36 वेज होंगे जब ये 3 जेंटलमैन एक साथ बैठेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर बुक में गलत लिखा हुआ है 12 नहीं हो सकता। मैंने इसको 2-3 दफ़ा वेरीफाई किया है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूँ कि कहीं से भी कुछ भी गलत ना मिले। बट इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग से गलती हो सकती है, लेकिन मैंने इसके आंसर को बार बार वेरीफाई किया है। बुक में यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 किसी तौर नहीं बन सकता, लिहाजा इसका आंसर जो है वो क्या है 36 वेज। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो जनाब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is question number 19? Last question. In how many ways can 16 rupees be divided among 4 beggars so that no beggar shall receive less than 3 रुपीस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा बहुत काम की। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 19। In how many ways can 16 rupees be divided among 4 beggars so that no beggar shall receive less than 3 rupees? कहता है कितने वेज होंगे, आपके पास 16 रुपये हैं और 4 बेगर्स, फ़कीर जिसको बोलते हैं, 4 फ़कीर हैं, बेगर्स हैं, सो दैट नो बेगर शेल रिसीव लेस देन 3 रुपीज़। 16 रुपये को 16 रुपीज़ को 16 रुपीज़ को ऐसे बांटो 4 फ़कीरों में कि किसी भी फ़कीर को 3 रुपये से कम ना मिले, किसी फ़कीर को 3 रुपये से कम ना मिले। बुक में, मेरे पास जो बुक है फर्स्ट ईयर मैथ की, उसमें यहाँ 4 और 3 नहीं लिखा हुआ था। तो अगर आपके पास जो मैथ की बुक है, आपकी बुक में भी अगर यहाँ 4 और 3 नहीं लिखा हुआ तो काइंडली आप करेक्शन कर लें, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अब देखें, एक काम तो बहुत आसान है। आप अगर, आपके पास टोटल कितने हैं 16 रुपीज़, टोटल आपके पास है 16 रुपीज़। पहले मरहले में एक काम करें, चारों फ़कीरों को आप जो है
वो बांट दें कितने 4 बेगर से, 3 3 3 3, 12 रुपीस। आपने चारों फकीरों को क्या किया, 3-3 रुपए बांट दिए। अब आपके पास जो रिमेनिंग रुपीस है वो कितने हैं? आपके पास थे 16 रुपये, आपने हर फकीर को 3-3 रुपए दे दिए, तो आपके पास बचे टोटल कितने? 16 में से 12 गया 4 रुपीस। अब ये 4 रुपए, अब ये 4 रुपीस आपने 4 फकीरों को बांटने। सवाल ये पैदा होता है टोटल कितने वेज होंगे इन 4 फकीरों को बांटने के लिए ये 4 रुपीस। एक सवाल तो बहुत ही आसान लगता है कि जी आप जो है वो ये 4 रुपए हर फकीर को 1-1 रुपए दे दें। अच्छा जी, दे दिया 1-1 रुपया, तो क्या यही होगा? नहीं, हो सकता है एक फ़कीर को आप कुछ ना दें, दूसरे को भी कुछ ना दें, तीसरे को 2 दे दें, चौथे को 2 दे दें। ये भी तो हो सकता है कि एक फ़कीर को आप 3 रुपये देते हैं, दूसरे को 0 0 0, क्योंकि 3 रुपये से कम तो किसी को नहीं मिल रहे हैं ना, 3 रुपये तो मिल रहे हैं। तो ऐसे तो पता नहीं कितने सॉल्यूशंस बच जाएंगे। हम कहाँ तक करेंगे? एक को दे दें 0, एक को दे दें 0, एक को दे दें 0, एक को दे दें 4 रुपये, ये भी तो हो सकता है। बल्कि सॉरी, यहाँ 4 आना चाहिए था। तो पता नहीं कितने वेज बनेंगे। तो हमें वो सारे वेज तलाश करने हैं, हमें वो सारे नंबर ऑफ वेज तलाश करने हैं, क्योंकि 3 रुपये तो हर फकीर को मिल चुके हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, 3 रुपये हर फकीर को मिल चुके हैं। बट ये जो बाकी 4 रुपये रह गए हैं, ये हम कितने तरीक़ों से दे सकते हैं? ये तो हम बहुत सारे तरीक़ों से दे सकते हैं। वही वेज तो मांग रहे हैं वो आपसे। सवाल समझ में आया? इसकी मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत सारी अरेंजमेंट बना सकता हूँ। 1 + 1 + 0, 2 और 2, ये आ गया 4। पता नहीं कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि वो हम सारी अरेंजमेंट लिखें? जवाब है नहीं, हमारे पास सारा अरेंजमेंट लिखने का टाइम नहीं है। तो फिर हमारे पास कोई ऐसा मेथड, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम इसको इन 4 रुपीस का डायरेक्ट नंबर ऑफ वेज निकाल लें? जवाब है कि हाँ है। एक तो ये है कि मैं आपसे जान छुड़ा लूँ, बस फॉर्मूला लिखूँ और कहानी ख़त्म हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, बच्चों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं कुछ यूनिक काम करूँ। यानी कि आपके हो सकता है आपके कॉलेज में इस फॉर्मूले से करवा दिया गया हो, यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं, डेफिनेटली बहुत सारे चैनल्स होंगे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के, उन्होंने भी फार्मूला लिख दिया होगा, जान छुड़ा ली। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो भी यही चाहते हैं यार कि फार्मूला देखें, जान छुट जाए हमारी। लेकिन आप में वीडियो देखने वालों में कोई एक बच्चा भी अगर ऐसा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये वीडियो 10,000 लोग देखें और 10,000 में से 9,999 बस ये बोले यार फार्मूला लिख के जान छुड़ाएं, लेकिन एक बच्चा या एक बच्ची ऐसे हों जो बोले यार ये फार्मूला आया कहाँ से, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस फार्मूला, तो उस एक बच्चे के लिए मुझे काम करवाना है। मुझे तो अपने तमाम व्यूवर्स को सेटिस्फाई करना है। अब उन तमाम व्यूवर्स को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे सब कुछ बताना चाहिए, वरना मैं भी यहाँ एक फार्मूला लिखूँ, 1 सेकंड में आंसर आएगा और आपको एग्ज़ाम में फार्मूला लिख के ही काम करना है। लेकिन वही बात, कुछ बच्चे, कोई एक बच्चा या कोई एक बच्ची भी अगर ऐसा हो मेरे व्यूवर्स में जो कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहता हो या कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहती हो, तो मुझे उसके लिए काम करना है। बात समझ में आई? तो उन बच्चों के लिए थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसका आंसर ला के दिखा दूँगा फॉर्मूले से। लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ 5-10 मिनट की वर्किंग करूँगा। बाकी बच्चे जो फार्मूला देख के जान छुड़ाना चाहते हैं वो बोर ना हो, वो भी सीख लें तो अच्छी बात है, उनकी आगे आने वाली लाइफ में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है
जिसमें हमने ये 4 रुपीस 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव numbers of non-negative solutions of the following। हमारे को उसने एक इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 5। कहता है इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे कि ये इक्वेशन बार बार सेटिस्फाइड हो। बहुत सारे सॉल्यूशन बच सकते हैं। एक हो सकता है कि हम 1 2 2 कर लें, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 2 रखें, z की वैल्यू 2 रखें, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5। बिल्कुल सही है, यानी कि x 1 होगा, y 2 होगा, z 2 होगा, 5 आ गया। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या यही सॉल्यूशन है? ये भी तो हो सकता है 0 2 3, x0 y2 z3, 3 + 2 कितना होता है 5, 5 + 0 5। बिल्कुल सही है, ये भी तो हो सकता है 0 0 5, x0 y0 और z5, तो 5 + 0 + 0 क्या होता है 5। लेकिन ये तो चलता चला जाएगा, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अब हम इतने सारे सॉल्यूशंस कैसे याद रख सकते हैं? लिखने में तो बहुत टाइम चाहिए, 1 घंटा चाहिए। लिहाजा इसके लिए हम एक सेटिंग बनाते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन दिस वे इट इज वेरी, क्या लिखा मैंने, वेरी डिफिकल्ट to write all such solutions। इस तरह लिखना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं यहाँ 16 लिख दूँ, 18 लिख दूँ, तो पता नहीं कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक डेरिवेशन करते हैं, एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसके ज़रिए हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सपोज we have 2 सर्कल्स। फर्ज करें हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। एक सर्कल ये है जिसमें लिखा हुआ है 1, यानी कि इसका मतलब है जहाँ 1 आएगा वहाँ पर हम एक सर्कल बना देंगे। एक सर्कल है हमारे पास ये प्लस, यानी कि जहाँ हमारे को प्लस का साइन नज़र आएगा वहाँ पर हम ये सर्कल बना लेंगे। अच्छा, मैं एक 2 मिनट के लिए ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। बाद में लिख दूँगा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं एक दफ़ा और लिख दूँगा। अभी तो मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ। चलिए अब हम चलते हैं आगे। लेट्स सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन था 1 + 2 + 2। ये आपके पास एक सॉल्यूशन था जो आपने कहा था कि जो 2 और 2 4, 4 और 1 5, ये हो सकता है। अब आपने क्या कहा, जहाँ 1 होगा वहाँ पर मैं इस तरह लिखूँगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ पर मैं इस तरह लिखूँगा। तो ये लिखा हुआ है 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस। प्लस के लिए मैंने क्या बोला है, आ जाएगा ये साइन। 2 का मतलब क्या होता है 1 + 1, यानी कि 1 2। फिर प्लस का मतलब क्या होता है ये साइन,
फिर 2 का मतलब क्या होता है, दिस और दिस। बच्चों बात यह है कि ये और ये एक ही चीज़ है, लिखने का स्टाइल चेंज किया है एक ख़ास वजह से। अभी थोड़ी देर के बाद वो वजह खुद ब खुद पता लग जाएगी। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल को, और प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, इस सर्किल को। तो 2 है, 2 को हम कह सकते हैं 1 1, और प्लस को ये रिप्रेजेंट करता है, और 2 को हम कह सकते हैं 1 1। एक और सिमिलरली एक और एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 0 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 2 5 और 0। अच्छा, 0 किसी भी चीज़ को शो नहीं करता। प्लस को हम क्या कहते हैं, ये साइन। 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 1, प्लस क्या शो करता है, ये साइन। 3 को हम क्या लिखेंगे, 1 1 1। इसी तरह एक और काम कर लेते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 5, क्योंकि 5 प्लस 0 प्लस 0 क्या होता है, ये भी 5 होता है। तो अब 0 को लिखते नहीं है, प्लस के लिए हम क्या करते हैं, ये साइन लगा देते हैं। 0 को हम लिखते नहीं है, प्लस के लिए हम क्या करते हैं, ये साइन लगा देते हैं। 5 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ तक हम चले गए। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें एक सीक्वेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। यही लिखता हूँ, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं बनेगी। इसी को देखते हुए इफ नो, पहले मैं लिख दूं, बॉल फाउंड, सर्किल, सर्किल लिखेंगे, सर्किल का वर्ड, क्योंकि मैंने यहां पर सर्किल का नाम दिया है। फाउंड एडजेसेंट टू पहले मैं लिख दूं, देन नो सर्कल और 0 to be assumed on either side of सर्किल। आप गौर से देखें, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कहता है अगर वो सर्किल जिस पे 1 लिखा हुआ है वो इसके प्लस वाले के बराबर में ना हो, प्लस वाले के बराबर में ना हो, तो वो कह रहा है देन नो सर्किल और 0 सर्किल टू बी अज्यूम ऑन ईदर साइड, टू बी अज्यूम ऑन ईदर साइड ऑफ प्लस सर्किल। ये देखिए, अगर ये कहता है इसके बराबर में 1 ना हो, जैसे देखें इसके बराबर में 1 है तो आपको उस एंड पे भी 1 नज़र आ रहा है, लेकिन आप यहाँ देखें इसके बराबर में आपको क्या नज़र आ रहा है, कोई बॉल नज़र नहीं आ रही। तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ नो 1 सर्किल, इफ़ नो दिस सर्किल जिसमें 1 लिखा हुआ है, फाउंड एडजेसेंट टू प्लस, देन नो सर्किल और 0 टू बी अज्यूम ऑन ईदर साइड ऑफ प्लस सर्किल। अब आप देखें, आपको अगर इसके बराबर में, अगर आपको इसके बराबर में 1 नज़र आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसके बराबर में नहीं है, कोई भी सर्किल नहीं है, तो ऐसा राइट साइड के उस साइड पे भी ऐसा होगा कि आपको क्या लिखा हुआ है, देन नो सर्किल और 0 टू बी अज्यूम ऑन ईदर साइड ऑफ सर्किल। ये देखें, अभी मैं एक लाइन और लिख दूँ फिर और क्लियर होगी बात, बस 1 सेकंड लगेगा आपको समझाने में, बात ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी बात। 1 प्लस 1 1 प्लस 1
1। प्लस के बराबर में क्या नजर आ रहा है? सर्किल है, 1 है, यस। यहाँ पर प्लस के बराबर में सर्किल है, यहाँ पर भी आपको प्लस के बराबर में सर्किल नजर आ रहा है। यहाँ देखें हम कि यहाँ पर क्या था, 0 + 2 + 3, प्लस के बराबर में अगर सर्किल नहीं है, अगर प्लस के बराबर में सर्किल नहीं है तो इसका मतलब है कोई बॉल नहीं है। यहाँ भी देखें प्लस के बराबर में सर्किल नहीं है, इसका मतलब है कोई बॉल नहीं है। यहाँ पर प्लस के बराबर में सर्किल है तो इसका मतलब है बॉल है। बस इतनी सी बात है। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ? अब आप टोटल वेस अगर निकालें, अगर आप टोटल वेस निकालें तो टोटल वेस कितने? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल वेस कितने? 7। यानी कि आप 7 के बजाय इस तरह लिखें, 1 वाले कितने? 1 2 3 4 5, 1 वाले हैं 5 और प्लस वाले कितने हैं? 2। तो 5 + 2 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट कितने हो रहे हैं? 5 के 5 लिखे हुए, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय प्लस वाले कितने हैं? 2। ये हो गया 2 फैक्टोरियल। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। चलिए अब हम बस हमारा काम एंड पर आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूं। इंशाल्लाह ये बात आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। इसको मज़ीद और समझाते हैं। अब अगर आप कैलकुलेटर में इसका आंसर निकालें, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 21 वेस। तो ये है तरीका निकालने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो जनरल फार्मूला चाहिए, तो जनरल फार्मूला हासिल करना है। अगर हमारे को जनरल फार्मूला कैसे आएगा? जनरलाइज कि हमारे को किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ वेज निकालने हो तो जनरलाइज कर रहे हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास x1 है, x2 है, आपके पास x3 है, प्लस डैश डैश डैश, आपके पास प्लस xr है और टोटल जो है वो आपके पास n है। जैसे देखें ना, x y z 5 था, अब x1 से लेकर xr तक आपके पास कितने हैं? n है। अब आप देखिए 1 का मतलब आपने क्या बोला था? दिस सर्किल। सही है। 1 का मतलब आपके पास क्या है? दिस सर्किल। 1 का मतलब आपके पास क्या है? दिस सर्किल एंड सॉन। तो ये आपके पास सारे आ गए 1 वाले और ये आपके पास 1 वाले जमा कर दें। और प्लस का मतलब क्या होता है? ये सर्किल। प्लस का मतलब क्या होता है? ये सर्किल। प्लस का मतलब क्या होता है? ये सर्किल। इसको भी जमा कर दें, इसको भी जमा कर दें। तो इसके टोटल कितने हैं? n। कितने हैं सर्किल? n सर्किल्स नजर आ रहे हैं। और इसके कितने हैं? r-1 सर्किल। देख लीजिए आप यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये ज्यादा होते हैं और ये हमेशा कितने होते हैं? कम होते हैं। तो ये कितने हैं? r-1 सर्किल। बस अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर। टोटल अरेंजमेंट इसकी क्या हो जाएगी? टोटल अरेंजमेंट जैसे यहाँ थी 5 + 2 फैक्टोरियल, इसका टोटल कितना है? n प्लस इसका टोटल कितना है? r-1 फैक्टोरियल अपॉन, जिस तरह यहाँ लिखा था 5 फैक्टोरियल, यहाँ आ गया n फैक्टोरियल और यहाँ पर आ गया r-1 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन की तरफ जा रहा है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है n + r-1 फैक्टोरियल और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? n फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, n + r-1 और बल्कि एक मिनट, n + r-1 और माइनस r-1, अभी मैं आपको समझाता हूं।
फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर माइनस 1 फैक्टोरियल। देखें r से r कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 से 1 कट जाएगा और दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। यानी कि इस n की जगह पर आपने इस तरह की सेटिंग बनाई है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो r से r कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 से 1 कट जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये असल में है क्या? ये चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक टॉपिक है जो मैं अगली एक्सरसाइज में शुरू करवाने जा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन क्या होता है? NCR बराबर है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये असल में ये फॉर्मूला है। ये मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में जब मैं आपको 7.3 करवाऊंगा तो ये बताऊंगा। यानी कि ऊपर जो होता है वो यहाँ आ जाता है। यहाँ पर ऊपर क्या है? n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n प्लस r माइनस 1 c लगा देंगे और नीचे जो आता है वो क्या आ जाएगा? ये वाली चीज़, यानी कि c लिखा r माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ये मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार ये फॉर्मूला समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया। हो सकता है कि ये मेरा बताया हुआ आपको एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप यकीन करें, आप उन तमाम बच्चों से अबव लेवल पे चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं, जिनको पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है। आपको एटलीस्ट नो हाउ तो होगा ही ना। देयर आर सो मैनी वेज टू ड्राइव दिस फॉर्मूला। मैंने इस वे से करवाया, और भी बहुत सारे वेज हैं फॉर्मूला ड्राइव करने के। बट अब आप उन बच्चों से बहुत बेहतर हो गए जिनको पता ही नहीं है ये फार्मूला कहाँ से आया। तो चलिए जनाब, अब हमको पता लग गया कि ये फार्मूला क्या है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ एक दफ़ा और। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं एक दफ़ा और। मैं 19 लिख रहा हूँ। देखें ना, मुझे क्या मिलता, मैं भी तो और टीचर्स की तरह इसको बस डायरेक्ट कर देता, जान छुड़ जाती है, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा, सिर्फ इसलिए कि मेरी अपनी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इन हाउ मैनी वेज कैन 16 rupees be divided among 4 beggars so that no beggar shall receive less than 3 rupees। अब ये सवाल 1 मिनट का बन गया। कितने मिनट का बन गया ये सवाल? 1 मिनट का। देख लें, अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपने तो माशाल्लाह से फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। सबसे पहला काम क्या है? सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 19। 3 रुपये एक फ़कीर को दिए, 3 रुपये एक फ़कीर को दिए, 3 रुपये एक फ़कीर को, 3 रुपये एक फ़कीर को, 12 रुपीस। ये हमारी जान छुड़ गई। रिमेनिंग हमारे पास क्या है? रिमेनिंग हमारे पास है 16 माइनस 12, 4 रुपीस। अब आपने 4 रुपीस देनी है, 4 रुपीस और 4 बेगर्स। 4 रुपीस है और 4 बेगर्स हैं। तो अब आपके पास 4 रुपीस हैं, फिक्स हैं, और 4 बेगर्स हैं। तो अब आपके पास n भी 4 है और r भी 4 है। आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में सिंपली जहाँ जहाँ n है वहाँ भी 4 लगा दें, और जहाँ जहाँ r है वहाँ भी 4 लगा दें। n की जगह पर लगा दें 4, r की जगह पर 4 माइनस 1, c r की जगह पर 4 माइनस 1, 4 और 4 8, 8 में से एक गया 7, 7 c 3, 4 में से एक गया 3,
और 7C3 अगर आप अपने कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपको 35 मिलेगा। मैं चेक करूं, 7C3 35। अब चेक करते हैं आंसर इन द बुक। 35, यस 100% करेक्ट। तो ये इस तरह, ये देखें ना, अब आपको मैं ये चीज़ एक फॉर्मूले से 1 सेकंड में बता सकता था, मैंने 15-20 मिनट क्यों ज़ाया किए? सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट को एटलीस्ट, भले सब कुछ समझ में नहीं आया, नो हाउ हो गई। आप में से जो बच्चे आगे जाएंगे इंजीनियरिंग करेंगे, अब उनके सामने अगर कभी आएगा नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सोल्यूशन, जब वो आइट्रेशन करेंगे, कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, जब वो न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, वहाँ पर वो ऐसे मुंह खोल के नहीं बैठे हुए होंगे कि यार हमें तो पता ही नहीं है। टीचर जब आपसे पूछेगा किसी बच्ची से, किसी बच्चे से, हाँ भाई नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सोल्यूशंस का मतलब क्या है, बच्चा या बच्ची खड़े होगा, बोलेगा सर मुझे पता है इस चीज़ का। तो ये है मेरी अचीवमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज 100% ख़त्म हो गई, लेकिन एक सवाल मैं अपनी तरफ से ऐसा ही करवाना चाहता हूं, जिसमें ये वाला फॉर्मूला दोबारा यूज हो रहा है। कहानी तो ख़त्म हो गई, मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल ढूंढा है। फाइंड द एग्जाम्पल, ये मैं आपको अपने पास से करवा रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 30 apples can be distributed among 5 person। अब वही बात आ गई, 30 लोग हैं और 5 पर्सन हैं। तो अब आप देखें इस चीज़ को, मैं अगर यहाँ सोल्यूशन लिखूं तो मैं यहाँ पर एक जुमला लिख रहा हूँ, आइडेंटिकल ऑल टू वन, नन इज एम्प्टी। यानी कि मैं आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करने का, कि ये फॉर्मूला और कहाँ यूज़ होता है या ये फॉर्मूला एग्जैक्टली किस जगह यूज़ होता है, उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है कि ये फॉर्मूला हर उस जगह यूज़ होता है जब चीज़ क्या हो, आइडेंटिकल हो। जैसे 30 एप्पल्स हैं, सारे एप्पल्स की शक्ल एक ही होती है, और ऑल टू वन, और सारी के सारे एप्पल्स देने हैं इनको, इन 5 लोगों को। तो अब इसके अंदर वही बात, n क्या है 30, r क्या है 5। इसको, ये जो आपके पास n है इसको बोलते हैं फिक्स्ड, और वहां पर ये जो r आपके पास 5 है इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो पीछे वाले सवाल में जो फिक्स था वो क्या था, जो आपकी बुक का सवाल है वो 4 रुपीस था, और जो लोग थे, जो फकीर थे, वो आपके पास क्या थे, फकीर जो थे आपके पास वो वेरिएबल थे। तो अब आपके पास n30 है, r5 है, लगा दें इस फॉर्मूले के अंदर, 30 + 5 - 1 c, r - 1 5 - 1 30, और 5 35, 35 में से एक गया 34, 34 c, 5 - 1 होता है 4। तो 34 c 5 कितना होता है, 34 c 4, सॉरी 34 c 4, 4 6 3 7 6, 4 6 3 7 6, ये आपका आंसर आएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे किया इसको, और आपको समझ में भी आ गया होगा। एक सेकंड देखते हैं कि क्या हम, नहीं बस स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बहुत अच्छी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझाया। अब एक सवाल और रह गया है कि परम्यूटेशन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 7.2 तो परम्यूटेशन की है,
ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? इसका जवाब ये है कि मुझे भी नहीं पता क्या कर रहा है। मेरा काम है सारे सवाल करवाना, मैंने आपको करवाया है, एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन मैथ का बड़ा ही मज़े का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए आपको इतनी मेहनत से करवाया। स्टूडेंट, अब हमारी रह गई है एक एक्सरसाइज आखिरी, जिसका नाम है 7.3। बहुत मज़े की एक्सरसाइज है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन 7.3, और जिस तरह 7.2 में 19 क्वेश्चन थे, इस तरह 7.3 में एक सवाल कम है, 18 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह वो भी हम अगली क्लास के अंदर ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट, आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करवाइए, जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी, जो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं उनको भी। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।